आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। सुबह के 8:39 हो चुके हैं। सलाम जी के प्रोग्राम लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर, और इस प्रोग्राम में मेरे साथ देने आए हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। अब बराह रास्त इस प्रोग्राम में सलाम जी के प्रोग्राम को 10 बजे तक देख सकते हैं, और 10 बजे तक हम इस प्रोग्राम के जरिए आप तक मशरिकी वस्ता के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, ईरान, इसराइल और उसके साथ साथ ही अमरीका की जानब से जिस तरह से कशीदगी मशरिकी वस्ता के अंदर है, क्या कुछ अपडेट हैं गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, क्या कुछ हुआ है, पूरी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ हालात हैं। आज 5 दिनों के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो है पाबंदियाँ हटा दी गई हैं, इंटरनेट खदमात को बहाल कर दिया गया है। उसके साथ साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन के यूपीएससी के इम्तिहान यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नताइज का ऐलान भी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुछ उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की है। कौन कौन है, कहां कहां से हैं, वो भी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। उसके साथ साथ ही एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। कमर्शियल और घरेलू जो एलपीजी सिलेंडर हैं, दोनों में कीमतों में इजाफा हुआ है, और माना जाता है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मशरिकी वस्ता के अंदर हालात बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले, तफसीलात से पहले हम माजी पे भी नज़र डालते हैं। तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 7 मार्च है, और आज 7 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है उस पर भी नज़र डालते हैं। उसके बाद ही हम खबरों का पिटारा खोलेंगे। लेकिन सबसे पहले तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 7 मार्च को क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बताएंगे। आज ही के दिन साल 1835 में हिंदुस्तान में यूरोपीय अदब और साइंस को फरोग देने की तजवीज़ लाई गई, वो आज ही का दिन था। आज ही के दिन 7 मार्च 1854 में चार्ल्स मिलर ने सिलाई मशीन का पेटेंट हासिल किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का पेटेंट हासिल किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 7 मार्च साल 1906 में फिनलैंड में ख़वातीन को वोट देने का हक हासिल हुआ है, वो आज ही का दिन था। आज ही के दिन 7 मार्च साल 1918 में फिनलैंड ने जर्मनी के साथ दोस्ती मुआहदे पर दस्तखत किए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1925 में सोवियत रेड आर्मी ने बाहरी मंगोलिया पर कब्जा किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 7 मार्च साल 1573 में टर्की और वेनिस के दरमियान अमन मुआहदा तय पाया है, वो आज अमन मुआहदा तय पाया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन बरतानिया राज ने हिंदुस्तान में दफ्तरी जुबान फारसी खत्म करके अंग्रेजी नाफिज किया, वो आज ही का दिन था। यानी कि साल 1835 में 7 मार्च बरतानवी राज ने हिंदुस्तान में दफ्तरी जुबान फारसी खत्म करके अंग्रेजी नाफिज की है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1941 में दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानवी फौज यूनान में दाखिल हुई है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1973 में बांग्लादेश में पहला आम इंतखाब मुनक्कद हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1977 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दूसरी आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 7 मार्च साल 1985 में एड्स का पहला एंटीबॉडी तजुर्बा एलिसा टाइप टेस्ट शुरू किया गया, वो आज ही का दिन था, और साल था 1985। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 7 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है वो हमने आपको बताया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे, और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका सब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ज़रा खबरों का आगाज़ करते हैं और बात ज़रा नई दिल्ली से शुरू करते हैं, जहां पर तमाम नज़रें पार्लियामेंट हाउस पर रहनी है, क्योंकि लोकसभा का अहम तरीन इजलास दोबारा शुरू होने जा रहा है। और इजलास से कबल सियासी पार्टियों के अंदर चिमे गोइयाँ और सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और दीगर जमातों ने अपने अरकान के लिए व्हिप जारी करते हुए साफ कर दिया है कि अब
मंडे से शुरू होने वाले इजलास में तमाम अरकान मौजूद रहेंगे और रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा का अहम तरीन इजलास जो हफ्ते के पहले दिन शुरू होने जा रहा है, इसमें कई अहम और बड़े फैसले लिए जाने की तवक्को है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम मेंबरान पार्लियामेंट के लिए व्हिप जारी करते हुए साफ कर दिया है कि वो हाउस के अंदर इन तमाम दिनों के दौरान मौजूद रहेंगे। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने अहम तरीन कानून तहरीर किए हैं, बिल्स तहरीर किए हैं, जिन्हें ऐवान के सामने रखा जाएगा। एक बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि सरकार बिल तहरीर कर रही है और वो बिल जो है वो टेबल की जाएंगी लोकसभा के आने वाले सेशन में जो मंडे से शुरू होने जा रहा है, जिनमें वन नेशन वन इलेक्शन का मजवज़ा कानून भी है, जिस कानून को लाया जा सकता है। और फिर 2-3 और इस तरीके के बड़े कानून हैं जिनको लेकर पूरे मुल्क के अंदर बहस पिछले कई महीनों से जारी है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक वजारत कानून ने कई अहम मसवदे जो है वो तहरीर किए हैं जिन्हें ऐवान के सामने रखा जाएगा। इसके साथ साथ स्पीकर को हटाने का जो मोशन पेश किया गया है, जो करारदाद आई है कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हो, उस पर भी बहस होनी है। और इसी वजह से तमाम मेंबरान पार्लियामेंट जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्हें लोकसभा राज्यसभा के दौरान तमाम दिनों के अंदर पेश रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन के साथ साथ कुछ और तरमीमें, कानूनी तरमीमें जो है वो पेश की जा रही हैं। और इतलात और ख़बर ये बताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जब ये इजलास शुरू होगा काफ़ी हंगामा खेज होगा। कांग्रेस का मानना है कि खलीज के अंदर जारी जंग के बीच जो भारत को इस वक्त दरपेश मसाइल है उन पर भी गुफ्तगू की जाएगी और जो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अभी सूरत हाल बन रही है, इन तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। और यही वजह है कि किरण रिजिजू जो पार्लिमानी अमूर के वजीर हैं, उनका मानना है कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और मंडे से दोबारा ये इजलास जब शुरू होगा तो अहम तरीन कानून भी सामने रखे जाएंगे, हुकूमत अपनी बात भी रखेगी और हिज़्ब इख्तिलाफ को भी पूरा मौका दिया जाएगा कि वो आईन और कानून के दायरे में रहकर अपनी बात को रख सके। तो इस तरीके से हफ्ता शुरू होने के साथ ही यानी कल इतवार और परसों जब ये इजलास शुरू होगा, हंगामा खेज लोकसभा और राज्यसभा होगी, जिसमें इन दिनों के दौरान अब कई अहम कानूनी तरमीमें भी लाई जा सकती है। इस तरीके की इतलात और खबर नई दिल्ली से सामने आ रही है। एक बड़ी खबर लोकसभा के हवाले से आपके सामने है जी। इसके बाद बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा अमेरिका की आपको करते हैं और आपको यह बताते चले कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने की साजिश बेनकाब हुई है और अमेरिकी अफवाज और अमेरिकी सुराग रसा इदारों ने इस बात का खुलासा पेश किया है कि एक पाकिस्तानी शहरी की गिरफ्तारी हुई है और यह गिरफ्तारी तब हुई है जब सुराग रसा इदारों को अमेरिकी सदर के कत्ल होने की इतला मिली और उस ज़िम्मन में तहकीकात को शुरू किया गया और तहकीकाती अमल में एक शख्स आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी हुई जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया गया है और फिलवक्त ये यूएस के अंदर मौजूद था और ईरानी लोगों के संपर्क में रहा था, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में था और अमेरिकी सदर के कत्ल के हवाले से दस्तावेजात तैयार किए जा रहे हैं, पॉलिसी बनाई जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथ लग चुका है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट को दहशतगर्दी केस में मुजरिम करार दिया गया है। अमरीकी अदालत का पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट पर फैसला आया है क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया है कि ईरानी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने उसे अमेरिका के अंदर सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने और दीगर जितने भी बड़े वहां पर सियासी लीडरान हैं उन्हें कत्ल करने, असैसिनेट करने के हवाले से उन्हें हायर किया है और अमेरिकी अदालत की जानिब से अब उन्हें मुजरिम करार दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जिस तरह से अमेरिकी अदालत में उसे मुजरिम करार दिया, कहा गया है कि मुबैना तौर पर ईरानी जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने उसे हायर किया है, जो पाकिस्तानी शहरी हैं आसिफ मर्चेंट, कत्ल करने की साजिश में उसे गिरफ्तार करने के बाद अब मुजरिम करार दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ ही दीगर कुछ अहम बड़ी शख्सियत अमेरिका की हैं जिन्हें कत्ल करने का इरादा बताया गया है और इस साजिश में उन्हें अब मुलविस और उसके मुजरिम करार दिया गया है।
बता रहे थे, जहां पर पाकिस्तानी शहरी आसिम मर्चेंट को बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा शुरू किया गया। और इतलात और ख़बर यह कि पाकिस्तान के अंदर जाकर ट्रेनिंग की है, जिसकी वजह से इस केस का दायरा और एंगल जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बदलता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, जरा बात अब सऊदी हुकूमत की भी करेंगे। और इतलात और ख़बरों के मुताबिक आपको याद होगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक मसवदा तहरीर हुआ था, एक MOU साइन किया गया था कि एक दूसरे की हिफाजत के लिए हर वक्त और हमतन खड़े रहेंगे। और जब सऊदी अरब पर बैक टू बैक कई ड्रोन हमले हुए तो पाकिस्तान ने अगरचे बयान ज़रूर जारी किया था, लेकिन अब खबर यह है कि पाकिस्तान के वजारत दिफा और वज़ीर दिफा मुसलसल इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए थे। और इतलात और ख़बर यह है कि खालिद बिन सलमान जो नेवल हेड हैं जी सऊदी अरब के, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आसिम मुनीर के साथ बातचीत की है। सऊदी हुकूमत की तरफ से ईरान की तरफ से मुसलसल किए जाने वाले हमलों के पेश नज़र अरब दुनिया के अंदर बेचैनी और दीगर मामलात पर पाकिस्तान के साथ तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटजिकल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत ये बातचीत हुई है और रियाद और इस्लामाबाद ने नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले भी लिए हैं। इब्तिदाई रिपोर्ट्स इस तरीके की बात बता रहे हैं। अगरचे इस पूरी खबर के बारे में पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग अभी मुसलसल खामोश है। रॉयटर और दीगर खबरों के जो खबर रसा इदारे हैं उनके मुताबिक इस अहम तरीन बातचीत में कुछ मामलात ज़ेर बहस लाए गए हैं कि ईरान तक पैगाम पहुँचाना, ईरान इजराइल के ताल्लुकात, ईरान अमेरिका के ताल्लुकात, अमेरिका सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात, इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू हुई है। आसिम मुनीर की बातचीत खालिद बिन सलमान अल सऊद से हुई है, जो पाकिस्तान जिन्होंने किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के हवाले से अपने मौक़िफ़ की वजाहत की है। और स्ट्रेटजिकल कॉपरेशन जो डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ था, उसी ज़िमन में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है रियाद और इस्लामाबाद के दरमियान, उस ज़िमन में कई बातें जो है वो ज़ेर बहस लाई गई। तो अहम तरीन डेवलपमेंट जहाँ इस वक्त अरब दुनिया के अंदर तनाव है, ईरान बैक टू बैक उन तमाम असासों को निशाना बना रहा है जहां पर अमरीकी अफवाज मौजूद हैं या जहां से ये खदशा है कि अमरीकी अफवाज जो है वो हमला कर सकते हैं, उन तमाम असासों को ड्रोन और रॉकेट से उड़ाने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अमरीका और अरब दुनिया ने कई बार अमरीका से भी मुखातिब होते हुए कहा कि आपको हालात को बेहतर बनाना होगा, लेकिन ये मुलाकात ड्यू थी क्योंकि जो आपस में ताल्लुकात और MOU बना हुआ था, उसी MOU के तहत अब यह मुलाकात हुई है खालिद बिन सलमान अल सऊद की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आसिम मुनीर के साथ। और बाहमी इख्तिलाफात ख़त्म करते हुए आगे दिफा के मामले पर क्या कुछ करना है, इतलात और ख़बरों के मुताबिक इस खुफिया अहम मुलाकात के दौरान कुछ अहम बातें भी ज़ेर बहस लाई गई है। सऊदी हुकूमत और पाकिस्तानी वजारत दिफा और जो सऊदी अरब की वजारत दिफा उनके बीच में बातचीत हुई है अरब जंग के दरमियान। तो ये अहम तरीन बात थी जो हमने आपके सामने रख दी है। लेकिन ज़रा आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस वक्त मुल्क से ही सामने आई है, जहां पर रात देर के इम्तिहान के नताइज भी सामने आए हैं। और UPSC के इम्तिहानात के नताइज सामने आए। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की कई रियासतों के अंदर तलबा ने अपने इम्तिहानों में कामयाबी तो हासिल की, लेकिन अपनी रियासतों और अपने इलाकों का नाम भी रोशन किया है। कुल मिलाकर 958 कैंडिडेट्स कामयाब करार दिए गए हैं। UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के नताइज का ऐलान रात देर के कर दिया गया है। 958 कैंडिडेट्स नेशनल वाइड पर इन्हें पूरे मुल्क के अंदर कामयाब करार दिए गए हैं और 958 में से 17 का ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, जिन्होंने इस हसास इम्तिहान UPSC इम्तिहान को क्वालिफाई किया है। और इनमें अगर आप देखेंगे ऑल इंडिया रैंक में रैंक नंबर 148 जो है वो सुमन शर्मा है, जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर सुगंधा गुप्ता जो AIR के अंदर आई है 2000 CSC 2025 रिजल्ट जब सामने आए। फिर तौसीफ गनाई पुलवामा के भी है, 254 पॉइंट पर हैं वो। और इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे जो है जिन्होंने क्वालिफाई किया IAS, IPS, IFS और सेंट्रल सर्विसेज के लिए, क्योंकि ये इम्तिहानात लिए गए थे। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सर्विस एग्जामिनेशन 2025 है, उनके नताइज का ऐलान रात देर के कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर से भी 17
ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें कामयाब करार दिया गया है। और इतलात और खबरों के मुताबिक शिवन शर्मा ऑल इंडिया रैंक में 148 पर है। उसके बाद सुगंधा गुप्ता है 207 रैंक पर है। तौसीफ गनाई पुलवामा के हैं जिन्होंने 254 रैंक पर क्वालिफाई किया है इम्तिहान को। रितिका बान जिन्होंने 456 रैंक की है। रितिका बान एक कश्मीरी पंडित लड़की है जो इस वक्त जम्मू के अंदर है, लेकिन इनका ताल्लुक शोपियान ज़िले से है और पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में टॉप किया था और इनके पास मास्टर्स डिग्री इन जूलॉजी है। कलस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू से ये क्वालिफाई हो चुकी थी। और उसके बाद अगर आप इन तमाम बच्चों का देखेंगे जिन्होंने क्वालिफिकेशन की है, उनमें गुलाम मियानुद्दीन, दिवाकर गादी और दीगर लोग हैं जिनकी रैंकिंग भी हमारी सोशल मीडिया साइट पर ऑलरेडी आ चुकी है। तो इस तरीके से 958 में से 17 जम्मू कश्मीर के बच्चे भी हैं जिन्होंने कल यूपीएससी इम्तिहानात क्वालिफाई कर दिए हैं। चलिए नाजरीन, अब बढ़ते हैं आगे। बात ज़रा अब कीमतों की भी करते हैं क्योंकि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। न सिर्फ घरेलू जो सिलेंडर हैं बल्कि कमर्शियल सिलेंडर जो है उसमें भी इजाफा हुआ है और जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी कीमत में तकरीबन 115 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि जो घरेलू डोमेस्टिक सिलेंडर है उसकी कीमतों में 60 रुपये का इजाफा हुआ है। अब बाज़ाब्ता तौर पर 7 मार्च यानी कि आज से इस जो नई कीमत है वो आज से इसका इतलाक शुरू होगा। आज से आपको 115 रुपये कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में देना होगा इजाफा, और उसके साथ साथ ही जो डोमेस्टिक सिलेंडर है 14.2 किलो का उसमें आपको 60 रुपये इजाफा अदा करना होगा। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये इस वक्त इसलिए ये कीमतों में इजाफा हुआ है क्योंकि मशरिक़ वस्ता के अंदर जिस तरह से हालात बने हुए हैं, जिस तरह से तेल, गैस और दीगर जो वहाँ से सप्लाई आ रही थी, पैदावार आ रही थी, वो कहीं ना कहीं मुश्किलात मुतासर हो रहे हैं। उसकी वजह से अब गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है और ये भी माना जाता है कि आने वाले दिनों में अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा मुतवक्का है अगर इसी तरह के हालात बने रहे। चलिए जनाब, जंग कहीं पर लड़ी जा रही है लेकिन असर पूरी दुनिया के अंदर देखना शुरू हो गया और जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की तमाम रियासतों के अंदर एलपीजी सिलेंडर महंगे होंगे और एलपीजी सिलेंडरों के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती इदारों की तरफ से रेट जो है वो जारी कर दिए गए हैं। एलपीजी सिलेंडरों के 19 किलोग्राम सिलेंडर जो है उसका रेट 115 रुपया बढ़ा है और 14.2 किलोग्राम वाला जो सिलेंडर है उस पर 60 रुपया बढ़ने की खबर सामने आई है। चलिए जनाब, 9 बज रहे हैं जी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे जंग का 8वां दिन है और 8वें दिन पर एक यू टर्न है। यू टर्न क्या ईरान में आया है या अमेरिका में आया है, इस पर बात करेंगे। और एक बड़ा बयान अमेरिका से सामने आया है, यह बयान क्या कुछ कहता है इस पर भी बात करेंगे और कहां कहां पर तबाहियां हो रही हैं वो भी आपको बताएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और फटाफट से आपको बताते हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के जंग के दरमियान सूरत हाल क्या कुछ बन रही है। आज जंग का 8वां दिन है और 8वें दिन पर जहां एक तरफ से इजराइल की तरफ से ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाके किए गए हैं, वहीं पर पलटवार भी ईरान की तरफ से किया गया है। 8वें दिन के मौके पर मिडिल ईस्ट के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर, अब ये सिर्फ ईरान और इजराइल तक महदूद नहीं है, सऊदी अरबिया से जॉर्डन तक आप चलेंगे, तुर्किया तक आप चलेंगे और नीचे वाले इलाकों में चलेंगे तो हर इलाके के अंदर, हर अरब दुनिया के इलाके के अंदर आपको कुछ ना कुछ धमाके और कुछ ना कुछ सायरन बजती हुई नजर आएगी। इजरायली वॉरप्लेन्स ने बेरूत और तेहरान में आज सुबह सबको जगाया है, यानी इतनी ज्यादा बमबारी की है कि तमाम देखते रह गए आसमान की ओर आखिर हो क्या रहा है। इजराइल की तरफ से वॉरप्लेन्स ने बेरूत में भी हमला किया है, तेहरान में भी आज सुबह के बड़े हमले किए गए हैं। ईरान ने पलटवार किया है और यह साफ कर दिया कि गल्फ की रियासतों के अंदर
जहां जहां पर भी अमेरिकी असासे हैं, अमेरिकी असासों के अंदर हरकत है, वहां पर पलटवार किया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका के ऊपर भी यह साफ कर दिया गया है कि जिस तरीके से आप ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब देखना बंद करें, जमीनी सूरत हाल को जरा जांच लें। फिलवक्त बड़ी खबर यह है कि अमेरिका, इजराइल मिलकर ईरान पर बमबारी कर रहे हैं एक तरफ से, दूसरी तरफ से बैरूत और तेहरान पर इजराइल ने अलग से भी हमले किए हैं, और फिर पलटवार जो हुआ है वो ईरान की तरफ से भी हुआ है। क्योंकि कल जुम्मतुल मुबारक था, हमने भी नमाज पढ़ी है, ईरान के अंदर भी बड़े बड़े इज्तिमात हुए हैं, और उन इज्तिमात में भी मरकबर इजराइल, मरकबर अमेरिका के नारों के बीच सूरत हाल ये है कि जनाब आज सुबह भी मुतअद्दिद इलाकों के अंदर धमाके हुए हैं, बैरूत से लेकर तेहरान तक, तेहरान से लेकर इजराइल तक, और इजराइल से लेकर गल्फ की उन तमाम रियासतों के अंदर जहां जहां पर भी अमेरिकी अफवाज इस वक्त मौजूद हैं। चलिए नाजरीन, जहां ईरान इजराइल अमेरिका जंग के हवाले से बात कर रहे हैं, 8वें रोज में अब जंग दाखिल हो चुकी है। अब बढ़ती हैं आगे बात जरा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जानिब से कहा गया है कि ईरान के पास सिर्फ एक ही बातचीत करने या कोई भी आगे बढ़ने से पहले उन्हें सिर्फ सरेंडर करना होगा, उसके बगैर उनके पास कोई चारा नहीं, यानी कि हथियार डालना होगा। गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा सदर ट्रंप की जानिब से किया गया। अपने एक ट्रुथ पोस्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा अच्छा जी, किया। अमेरिकी सदर का यही यू टर्न है जिसकी हम बात कर रहे थे। आपको याद होगा जब ईरान अमेरिका के बीच कशीदगी हुई थी तो कहा गया था कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार है, इसलिए हम सफारा हो रहे हैं, क्योंकि हम पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए हम इसको तबाह कर देंगे। ये कुछ दिन तक ये थ्योरी चलती रही। उसके बाद ये कहा कि मिसाइल्स और दीगर चीजें जो हैं, और रिजीम चेंज की बातें चली, कहा कि रिजीम तब्दील कराना होगा। हमने देखा कि तलबा एहतिजाज और दीगर चीजें वहां पर हुई, वो नाकाम हुआ। और तीसरा फिर जब जंग हुई तो अब ये तीसरा यू टर्न है, कहा जनाब रिजीम चेंज की बातें तो दूर की है, आप मिसाइल रखें, जो भी करें वो अलग बात है, हमने क्या करना है जी, अब आपने जो मजहबी पेशवा चुनना है ये हम चुनेंगे, हमसे पूछ कर आप चुने, हमें इसमें दे पूरा अथॉरिटी कि हम बताएं आपको कि कौन होगा कौन नहीं होगा। और साफ कर दिया कि अब आपने क्या करना है जी, अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा। ईरान से कहा जा रहा है कि आप अनकंडीशनल सरेंडर करें, दूसरी तीसरी लाइन की अब कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप जब सुबह नींद से उठे हैं तो ट्वीट किया है, और यही ट्वीट इस वक्त की अहम तरीन बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट के अंदर इससे तनाव बढ़ रहा है, और इस तनाव के बीच अहम और बड़ी खबर कि अनकंडीशनल सरेंडर की बात डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कही है, और इसे कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। व्हाट इट मीन, जो मशरकी उस्ता को जानने वाले लोग हैं, जो हालात को समझने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि सूरत हाल इस तरीके से बन रही है कि अब आगे जो होगा उसका अंदाजा साफ है। दरअसल अमेरिका ये चाह रहा था कि इजराइल के 2-3 हिस्सों में, ईरान को 2-3 हिस्सों में बांट दिया जाए, और यही वजह है कि जब अमेरिकी सदर ने खिताब किया और ईरान के लोगों से मुखातिब हुए तो उन्होंने ईरानी कौम को ईरानियन नहीं कहा, बल्कि कुर्दिश को अलग कहा, दीगर लोगों को अलग कहा, और अलग अलग ट्राइब्स को अलग अलग करके एक अलहदा रियासत कुर्दिश भी बनाना चाहते हैं, जिससे ईरान मजीद कमज़ोर हो। एक तो वो भी मंसूबा है, और दूसरा मंसूबा ये है कि अब आप मर्जा, या अब आप जब आयतुल्लाह तैनात करेंगे या उसकी नामजदगी का ऐलान करेंगे, उसमें हमें दें जी पूरा ऑर्डर। इस पर पलटवार ईरान का भी आया है। ईरान ने कहा कि ख्वाब देखना बंद करें, और ये मजहबी मामला है, हमें पता है कि ईरान में कैसे काम होता है। तो ये बड़ी खबर है कि अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा, और जब से ये जंग 7 दिन में हुई है, तीसरा बड़ा यू टर्न ये माना जा रहा है। मुबस्सरीन का मानना है कि आने वाले चंद दिनों में एक और यू टर्न होगा, लेकिन फिलहाल तीसरा यू टर्न अमेरिकी पॉलिसी का आज आया है, जब उन्होंने कहा कि अनकंडीशनल सिर्फ और सिर्फ सरेंडर होगा, बाकी कोई बात नहीं चलेगी। ये तो थी बात जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब की, लेकिन आगे बढ़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की एक और बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करवाएंगे, और आपको ये बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी तबाही का ऐलान कर दिया है, और यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में हमलों में मजीद शिद्दत लाई जाएगी, ग्राउंड फोर्सेज को मैदान में उतारा जाएगा, और एयर फोर्सेज मुश्तरका तौर पर ईरान के अंदर तमाम चीजें रेजा रेजा कर देंगे। जी नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस के अंदर जो दावा किया है, उन्होंने कहा है कि ईरान की फौज, बहरिया और फिजाइया को बड़ी हद तक तबाह कर दिया गया है।
और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान हुई है, ईरानी कमांडर और दीगर जो मवासलाती निज़ाम है उसे बड़ा निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया गया है। और साथ ही साथ बताते चले कि सदर ट्रंप की जानिब से मजीद कहा गया है कि आने वाले दिनों के दौरान मजीद तबाही हो सकती है, यह उनकी जानिब से कहा गया है, और मजीद हमले ईरान के अंदर जारी रहेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कुछ नेवल शिप्स को तबाह किया गया है, और साथ ही साथ जो उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स थे और दीगर जहां पर उनका हथियार जखीरा था उसे भी तबाह कर दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि जब तक हम पूरी तरह से वहां पर कंट्रोल हासिल नहीं करेंगे तब तक ये कशीदगी जारी रहने तक उनका हमला जारी रहेगा। ट्रंप ने क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। Could take Iran. We're doing very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, Coach. Very well. We're doing. चलिए, सदर अमेरिका को आप सुन रहे थे जो बता रहे हैं जनाब, 10 में से 8 नहीं बल्कि 10 में से 15-16 नंबर हम दे दीजिए। अब ये नंबरिंग कैसे करें ये अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन ये साफ करें कि हमने एयरफोर्स को तबाह कर दिया जो थी ही नहीं वहां, हमने नेवी को तबाह कर दिया, ये दावा पेश किया है। और अब हम ग्राउंड फोर्सेस की ओर भी चलेंगे। सदर अमेरिका का बड़ा दावा, इस दावे पर अमेरिका क्या कुछ, ईरान क्या कुछ कह रहा है थोड़ी देर में आपको बताएंगे, लेकिन बड़ा बयान अमेरिका से ही सामने आया है। और अमेरिका के साबिक खारजी वजीर एंटनी बिल्कन का बड़ा बयान सामने आया है। साबिक अमेरिकी वजीर एंटनी बिल्कन का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये साफ किया कि अमेरिका को धोखे में रखा जा रहा है। अमेरिका जिस पॉलिसी पर ईरान के अंदर चल रहा है ये इंसानी हकूक की पामालियां हैं। अमेरिका के साबिक वजीर खारजा एंटनी बिल्कन का बड़ा बयान, ट्रंप को ईरान जंग से जान छुड़ानी चाहिए, ये तजवीज़ उनकी तरफ से उन्हें दे दी गई है। ट्रंप इंतजामिया अमेरिकी अवाम को गुमराह कर रही है, ये इल्ज़ाम लगाया है साबिक वजीर खारजा एंटनी बिल्कन ने। और अमेरिकी अवाम की अक्सरियत ईरान पर हमले के खिलाफ है, इस बात का दावा भी एंटनी बिल्कन की तरफ से किया गया है। इख्तिलाफी तौर पर ट्रंप की शिकस्त और ईरान पर हमला करना ट्रंप की गलती साबित होगी, ये पेशन गोई है। और अमेरिका के साबिक वजीर खारजा एंटनी बिल्कन ने ट्रंप इंतजामिया को ईरान के साथ जंग खत्म करने की तजवीज़ देते हुए अमेरिकी सदर को इस जंग से बाहर आने की वकालत भी की है और रहनुमाई भी की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि ट्रंप इंतजामिया ईरान में मजीद मुदाखलत के बजाय इसका मुस्तकबिल ईरानी अवाम को संवारने का मौका दे। मुदाखलत से अमेरिका को भी नुकसान होगा और अरब दुनिया में जो खलबली मची है और ज़्यादा तबाही होगी। एंटनी बिल्कन एक अहम तरीन लीडर रह चुके हैं, फॉरेन मिनिस्टर यूएस के रह चुके हैं, वजीर खारजा रह चुके हैं। ज़रा सुन लीजिएगा ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद उनका क्या कुछ कहना है। The president may simply declare victory. He'll say, got rid of the Ayatollah, we diminished or degraded or destroyed their nuclear program again. We did the same thing to the missile program. We did the same thing to the Navy. And as to the regime, well, over to the Iranian people. Good luck to them. Hope they succeed. And if they don't, it's their fault. If they do, we'll take the credit. How Iran responds to that remains to be seen. Then munitions. There's really a race on to figure out who expends their munitions first and fastest. The Iranians put us in a position where we've used up a lot of interceptors to deal with defense, or even our offensive missiles to take out their launchers, or conversely, did they run out and we still have what we need? Again, I don't know the numbers here. I'm not privy to that, but it is something we have to be very, very attentive to because these things are not in infinite supply. The production times are very long, and of course, we're also using in many cases, very expensive weapons to take down $20,000 drones. That's not a good equation if you keep that going over time. What I'm worried about, one of the things I'm worried about, and this gets to the second and third order consequences, is we so deplete our arsenal, and it takes a long time to rebuild it,
that puts us in a disadvantageous position when it comes to, say, a China or a Russia. All of those things need to be factored in, and again, it's one of the reasons why if you're going to undertake something like this, you've got to make sure that you've factored all of that in. And again, it really should start with explaining to the American people why you're doing something, why it's necessary. किस तरीके से वो डिटेल स्टेटमेंट जारी कर रहे थे, एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ चैनल्स को दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान की मौजूदा सूरत हाल, अमरीकी पॉलिसी किसी भी तरीके से अमेरिका के हक में नहीं है और इससे न सिर्फ इस खित्ते के अंदर अमन कानून ख़राब होगा बल्कि इसका असर पूरी दुनिया के अंदर पड़ सकता है। आपको याद होगा इस खबर से पहले हमने आपको बताया था कि सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब दावा पेश कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की आर्मी को ख़त्म कर दिया है, नेवी पोजीशंस ख़त्म हो गई हैं और साथ साथ जो एयरफोर्स और दीगर चीज़ें हैं, मिसाइल का प्रोग्राम था वो ख़त्म हो गया। इसका पलटवार वीडियो जारी करते हुए अमेरिका का पैगाम दिया है ईरान ने, ईरान की तरफ से वीडियो जारी कर दिया गया है और ये वीडियो है यूएसएस के उस अहम और बड़े जहाज़ को लेकर जिसे इब्राहिम लिंकन कहा जा रहा है। कहा गया कि बैक टू बैक हमले किए गए इस पर और यही वजह है कि प्रेजेंट पोजीशन से इब्राहिम लिंकन अब पीछे की ओर चला गया है। वीडियो जो जारी किया गया है ऑफिशियली ईरान की तरफ से, इसमें दावा पेश किया गया कि ईरानी नेवी ने इस अहम और बड़े जहाज को, इब्राहिम लिंकन को तबाह किया है और ईरान के जो महाफिजीन हैं मिसाइल लगाकर मिसाइल को फायर करते हुए दिखाया गया है और उसके बाद इब्राहिम लिंकन के आसपास आग भी लगी हुई है। अमेरिका ने अगरचे इस पूरे मामले पर अभी कोई वजाहत जारी नहीं की है, कोई बयान जारी नहीं किया है, कोई डिटेल स्टेटमेंट या वीडियो जारी नहीं किया है, लेकिन ये जो वीडियो जारी कर दिया गया है इब्राहिम लिंकन का, ये काफ़ी सवाल पैदा कर रहा है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को। ज़रा इस वीडियो को बगौर सुन लीजिए, अल्फाज और मामला क्या कुछ चल रहे हैं। जानिब से यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर हमला किया गया और इस सिलसिले में उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ से अब दूसरी और बड़ी और अहम खबर जो आपको बताते चले कि इजराइल की जानिब से भी हमला जो है लगातार ईरान पर जारी है और इस बार इजराइल की जानिब से महराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, वहाँ पर धमाका हुआ है और इजराइल की जानिब से ये फ़िज़ाई हमला महराबाद एयरपोर्ट पर किया गया है, जहाँ पर बताया गया है कि मुख्तलिफ नवियत के धमाके हुए हैं, ज़ोरदार धमाके इस एयरपोर्ट के अंदर हुए हैं और साथ ही साथ जो वहाँ पर एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड थे उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। ये इजराइल की जानिब से इसका दावा किया गया है और साथ ही साथ इजराइल की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो ईरान के अंदर डिफेंस सिस्टम था उसे भी टारगेट किया गया है, उसे भी निशाना बनाया गया है, ये इजराइल का दावा है। और साथ ही साथ तेहरान और दीगर जितने भी इलाकों के अंदर, शहरों के अंदर ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भी तबाह कर दिया गया, ये इजराइल ने इस हवाले से दावा किया है और साथ ही साथ कुछ वीडियोस भी जारी कर दिए हैं। तेहरान के एयरपोर्ट पर हमला और हमले की तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। तेहरान का महराबाद एयरपोर्ट जो है वो हमले की जद में आया है आज सुबह और इतलात और ख़बरों के मुताबिक अगरचे अभी यहाँ जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, ताहम इस धमाके के फ़ौरन बाद एयर डिफेंस एक्टिव कर दिया गया है तेहरान के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर और इस तरीके से ईरान इजराइल हमले जो मैंने पहले ही कहा था कि आज 8वां दिन और मुतअद्दिद मकामात पर हमले हुए हैं, उनमें से एक तस्वीर और एक खबर ये है कि महराबाद एयरपोर्ट जो तेहरान के अंदर है उस पर आज सुबह हमला किया गया है और हमले की नवियत इतनी शदीद थी कि दूर दूर से ये तस्वीरें जो है वो सामने आई कि किस तरीके से ज़ोरदार धमाका हुआ और धमाके के बाद यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। इसके बाद बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा अमेरिका की करते हैं और अमेरिका और इजराइल की भी बात करते हैं क्योंकि अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है और फैसला ये लिया है कि अब हथियार दिए जाएंगे और बेचे जाएंगे।
दिए जाएंगे और बेचे जाएंगे इजराइल को, और इस ज़िमन में हुकूमत को मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूव किया है कि 151.8 मिलियन की इमरजेंसी आर्म्स को बेचा जाए इजराइल को। अमेरिका तिजारत करेगा। अब यहाँ पर भी 151.8 मिलियन डॉलर्स में ये डील होगी और इमरजेंसी आर्म्स इजराइल को बेचे जाएंगे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक की है और कहा है कि इजराइल को इन हथियारों की अशद ज़रूरत है और इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए फास्ट ट्रैक अप्रूवल दी गई है ताकि इन हथियारों को इजराइल को बेचा जा सके। इनमें मिलिट्री सपोर्ट के लिए जो अहम तरीन हथियार रहते हैं, सैटेलाइट इमेजिंग के लिए जो इंतहाई चीज़ें रहती हैं और दीगर हथियार जो है वो दिए जाएंगे। और ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि अमेरिका ने 151.8 मिलियन के हथियार बेचने का फैसला ले लिया है और इजराइल को बाज़ाब्ता तौर पर ये हथियार बेचे जाएंगे। सेक्रेटरी स्टेट मार्क रूबियो ने इसकी तस्दीक की है और कहा कि जंगी सूरत हाल इस वक्त है और इजराइल को हर तरफ से खतरा है और उस खतरे को देखते हुए शॉर्टकट किया गया है और उस शॉर्टकट को देखते हुए अब ये हथियार इजराइल को दिए जाएंगे। अब ये कहाँ इस्तेमाल होंगे? ईरान पर ये कहाँ इस्तेमाल होंगे? उन इलाकों के अंदर जहाँ से इजराइल पर हमले किए जा रहे। तो फिलहाल हथियारों की किल्लत की जो खबर पिछले दिनों सामने आ रही थी उसकी तस्दीक इस खबर से हो रही है, जहां पर अमेरिका ने अप्रूव किया है 151.8 मिलियन डॉलर्स का सौदा और ये इमरजेंसी सेल ऑफ आर्म्स जो है ये इजराइल को किए जाएंगे। एंटनी ये अपने मार्क रूबियो साहब इसकी तस्दीक कर चुके हैं। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे। बात जहाँ हम इजराइल अमेरिका की कर रहे हैं तो ईरान की एक और बड़ी खबर जो है, जो ईरान की जानिब से दावा किया गया है कि उन्होंने बगदाद के अंदर अमेरिकी रडार सिस्टम को निशाना बनाया और उस पर हमला करके उसे तबाह कर दिया है और विक्टोरिया बेस के करीब अमेरिकी ऑपरेशन इसकी वजह से मुतासर हुई है। इराक के अंदर अमेरिकी असासों पर लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले किए जा रहे हैं ईरान की जानिब से और माना जाता है कि इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान इस अमेरिका की बेस को पहुंचा है। जो ज़रा के हवाले से खबर आ रही है कि जो यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस हैं इस एयरपोर्ट के नज़दीक, बगदाद के नज़दीक, वहां पर ये मिसाइल हमले हुए हैं, जबकि ईरान का मानना है कि एक तो मिसाइल और दूसरा ड्रोन से भी हमले किए गए हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जहां पर लॉजिस्टिक और डिफेंस नेटवर्क सिस्टम है यूएस का, उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी यहाँ पर इराक के अंदर या दीगर शहरों के अंदर, दीगर इलाकों के अंदर मिलिट्री बेसिस हैं, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं अमेरिका की, उससे टारगेट किया गया है, उससे निशाना बनाया गया और काफ़ी हद तक उसे नुकसान और मुतासर किया गया है। ये ईरान की जानिब से दावा किया जा रहा है और माना जाता है कि ये हमले लगातार इलाके के अंदर जारी रहेंगे। बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया, अमेरिका की तरफ से नस्ब किया गया राडार को तबाह करने का ईरान ने दावा पेश किया है। न सिर्फ इतना बल्कि ये भी साफ कर दिया कि बगदाद एयरपोर्ट की सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स जिसके आसपास हिसार बड़ा सख्त था उसे भी नुकसान पहुंचा है और विक्टोरिया बेस जो एयरपोर्ट के पास है, यूएस लॉजिस्टिक ऑपरेशन जहां से चलते हैं, उसको मुकम्मल तौर पर रॉकेट के जद में लाया गया है। तेहरान ने इस बात का दावा पेश किया है। ताहम तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि हमला किस कदर था, क्योंकि बहुत दूर दूर से ये तस्वीरें जब ली जाती हैं तो साफ पता लगता है कि कितना शदीद हमला ये हुआ होगा। तो ये तो जनाब पलटवार है, क्योंकि सुबह जब हमने आपको पहली खबर बताई थी हमने कहा था इजराइल ने सुबह सुबह जंगी तैयारों का इस्तेमाल किया और तेहरान को दहलाने की कोशिश की। पलटवार में अब ईरान उन तमाम बेसिस को हमला कर रहा है जहां जहां पर अमेरिकी अफवाज मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे, जरा बात दुबई की भी करते हैं और बात भारत की भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन अरब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर रिहाइश पजीर हैं, रह रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं या फिर तालीम हासिल करने के लिए ईरान के अंदर मौजूद है। और अब फिगर्स आगे आ चुके हैं, कमोबेश 9000 तलबा ईरान के अंदर अभी भी है। ईरान इजराइल अमेरिका तनाव के बीच अभी भी भारतीय शहरी फंसे हुए हैं और इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक 9000 के करीब भारतीय जो है वो ईरान और आसपास के इलाकों के अंदर मौजूद हैं। इनमें बेशतर जो अच्छी खासी तादाद है वो जम्मू कश्मीर की है,
या तो वो तलबा है वहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए, या ज़ायरीन है जो ज़ियारत के लिए जाते हैं। अब जो भारतीय वहाँ पर तलबा है उन्हें तेहरान से निकाल कर तेहरान या कुम में भेज दिया गया है। क्योंकि एयर स्पेस मुकम्मल बंद है और अमेरिका इजराइल की तरफ से हमले अभी भी जारी है, इसलिए उन्हें रिलोकेट कैसे किया जाए ईरान से, इस ज़िम्मन में प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो तैयार किया जा रहा है। मरकज़ी हुकूमत इवैक्यूएशन प्लान पर काम कर रही है और पड़ोसी रियासतों से, पड़ोसी मुल्कों से इन्हें कैसे निकाला जा सके, इस ज़िम्मन में इक़दाम किए जा रहे हैं। और अब ये भी माना जा रहा है कि इवैक्यूएशन तभी पॉसिबल है जब अमेरिका, आर्मीनिया और तुर्कमानिस्तान के जो ज़मीनी राब्ते ईरान के साथ है, तुर्कमानिस्तान और आर्मीनिया, ये बच्चे, ये ताजिर या ज़ायरीन वहाँ तक पहुँचे, वहाँ से हम इनको उठा सकते हैं। मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स का मानना है कि वो हालात पर गहरी नज़र रख रहे हैं। एम्बेसी जो तेहरान के अंदर है उसने पहले ही बच्चों को सेफर एरियाज़ की ओर शिफ्ट किया है, लेकिन अभी भी वो वहाँ पर है, तो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर जयशंकर मुसलसल राब्ते में है और कोशिश की जा रही है कि आर्मीनिया या आज़रबाईजान के रास्ते से उन्हें बाहर निकाला जाए और इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दुबई में ये जो आसपास की सूरत हाल है, अभी ईरान आसपास के इलाकों के अंदर क्या कुछ चल रहा है। इसके बाद चलते हैं जी आगे। एक बड़ी खबर आ रही है कि ईरानी हमले के हवाले से कि ईरान ने तल अवीव पर हमला किया है। बड़ी खबर कि ईरानी मिसाइल तल अवीव यानी दारुल हुकूमत इजराइल पर गिरे हैं और तस्वीरें और सायरन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सूरत हाल इंतहाई ख़राब वहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। मिसाइलों ने, ईरानी मिसाइल्स तल अवीव तक आ चुकी हैं और थोड़ी देर पहले तल अवीव के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये मिसाइल्स गिरी हैं, जिसकी वजह से लोग जो है वो बंकरों के अंदर शिफ्ट पहले ही कर दिए जाते हैं। जो ही ये मिसाइल्स फायर होती हैं उससे पहले सायरन बजता और उस सायरन बजते ही ईरान, ये जो इजराइल है, वो इजरायली बाशिंदे जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं। और यहाँ पर भी तकरीबन 10 मिनट पहले इस बात की बनक और इस बात की इतला आई थी कि एक के बाद एक मिसाइल जो है वो तल अवीव की ओर आ रहा है, तल अवीव के आसपास आ रहा है। तो यही वजह है कि सायरन बजते ही इलाकों की और सेफर प्लेसेस की ओर बच्चे चले गए, लोग चले गए। लेकिन बड़ी खबर कि ईरान ने तल अवीव के आसपास ज़बरदस्त हमले किए और इन हमलों में एक बड़ी बात यह है कि एक रॉकेट जब गिरा वो फटा ही नहीं है, और जब वो फटा नहीं उसके बाद मकामी जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो वहाँ पर पहुंची और जो ही वो वहाँ पहुंची उसके बाद ज़ोरदार धमाका हुआ है। फायर किया गया जो तल अवीव के एक रेजिडेंशियल एरिया में गिरा है, वहां वो फटा ही नहीं। जब लैंड हुआ तो फटा नहीं। उसके बाद ही जब फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचे उसे बुझाने की कोशिश कर रहे थे, जो आग थोड़ी लगी थी, लेकिन उसके बाद ही अचानक से जोरदार धमाका हुआ है, जिसके बाद ही बताया जा रहा है कुछ जानी नुकसान हुआ है। लेकिन अभी तक इस हवाले से तफसीलात सामने नहीं आई है कि आया इस समय कितने लोग जख्मी या जिनकी जान चली गई, उसकी तफसीलात सामने नहीं आई। लेकिन एक जोरदार धमाका हुआ है इस मिसाइल के फटने के बाद। अब जरा बढ़ते हैं आगे बात, जहां हम ईरान इजराइल की कर रहे हैं, तो सऊदी अरब की जानिब से भी एक बड़ी खबर आ रही है कि सऊदी अरब की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि इजराइल के खिलाफ उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और कहा है कि इजराइल हलाकतों और तबाही का जिम्मेदार है जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता के अंदर हो रहा है। इराक़ के अंदर या दीगर जितने भी इलाके इससे मुतासर हुए हैं अमेरिका और इजराइल की कशीदगी से, हमलों से, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है और यही इजराइल और अमेरिका इस खत्ते में जो कशीदगी है इसका जिम्मेदार है। ये फरहान बिन सऊद जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गज़ा के अंदर जो कुछ हुआ है या गज़ा बहरान, इस खत्ते में भी इजराइल और अमेरिका जिम्मेदार है, उसकी जानिब से ये बयान दिया गया है। और ये बयान उस वक्त सामने आया है जब खत्ते के अंदर बहुत ज़्यादा कशीदगी इस वक्त देखी जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सऊदी अरब के वजारत खारजा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें इजराइल को हदफ तनकीद बनाया गया और कहा गया कि गजा की सूरत हाल में
जो कुछ किया गया और जिसके बाद जो इस वक्त की सिचुएशन है, इसकी पूरी जिम्मेदारी इजराइल पर है और इजराइल ही इस पूरे खित्ते के अंदर तनाव बढ़ा रहा है। जिसके बाद ये बयान जो है वो जारी किया गया। बयान कब जारी हुआ? जब अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान के साथ लड़ रहे हैं। ईरान ने पलटवार किया है, अरब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ये हमले हुए हैं और ईरान की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि यह हमला उन नेशंस पर नहीं है, उन अफराद और मुल्कों पर नहीं है, बल्कि ये उन असासों के लिए है जिन असासों पर अमरीकी मुसल्लत है, अमरीकी वहाँ पर बैठे हुए हैं। इस बीच 8 दिन के बाद वजारत खारजा सऊदी अरब का बयान जारी हुआ है। إسرائيل لزيارة هذه اللجنة إلى الضفة مما اضطرنا لتأجيلها هو فقط تجسيد وتأكيد كما ذكرتم لتطرفها ولرفضها أي محاولات جدية لمسلك السلام ومسلك الدبلوماسية. واضح أنهم لا يريدون إلا العنف، وهذا يزيدنا عزيمة الحقيقة في مضاعفة جهودنا الدبلوماسية هذه العنجهية ولضحضها بإذن الله. كان اللقاء مع فخامة الرئيس لقاء رفض. फिर बढ़ते आगे बात जहां सऊदी ईरान इजराइल की अमेरिका की कर रहे हैं, तो ईरान की जानिब से भी एक बड़ा बयान, ईरान के सीनियर लीडर की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है। अली लारजानी की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल को इंतकाम की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से उन्होंने कशीदगी या ईरान के अंदर जो तबाही की है, जानी और माली नुकसान, जिस तरह से स्कूल इमारत को निशाना बनाया, वहाँ पर 168 से ज़्यादा बच्चियों को हलाक किया है, उसका जिम्मेदार इजराइल और अमेरिका है और इसका बदला उनसे लिया जाएगा। अली लारजानी की जानिब से जब उन्होंने एक टीवी चैनल को एक इंटरव्यू दिया है, बात की है, तो इस दौरान उन्होंने ये बात दोहराई है, कहा है कि अमेरिका और इजराइल को इंतकाम की धमकी दी और हमला अली लारजानी साहब जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान जो है, यानी जहां पर हर मुमकिन बड़ा फैसला लिया जाता है, यहाँ पर सेक्रेटरी हैं सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ ईरान के सेक्रेटरी अली लारजानी। और अली लारजानी साहब को जब ये पूछा गया और ये कहा गया कि जनाब अमेरिका कह रहा है कि अब तो हम ग्राउंड फोर्सेज भी भेजेंगे, नेवी तो दस्तक दे चुकी है, एयरफोर्स पहले ही बीच बीच में आ ही रही है, अब क्या करेगा ईरान? तो उन्होंने कहा कि ईरान तैयार है और ईरान अब उस जख्म का बदला लेगा जो जख्म पूरी कौम को दिया गया है। और जब कौम का लफ्ज़ उन्होंने कहा कि पूरे मुसलमान उम्मत को यह जख्म दिया गया, हुसैन खमनई साहब के कत्ल के हवाले से, शहादत के हवाले से उनका मानना था कि अब जो पेन ईरान अभी महसूस कर रहा है, यही पेन अमेरिका भी महसूस करेगा और ये हमले जो अभी टेस्ट ड्राइव पर है फुल फोर्स में चलेंगे और अगर अफवाह आती है तो उन्हें पता लगेगा कि चल कर तो आए हैं, कॉफन्स में वापस जाएंगे। अली लारजानी का एक बड़ा और सख्त बयान अमेरिका मुखालफत में सामने आया है तब जब अमेरिका मुसलसल ईरान के साथ, इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर बैक टू बैक हमले कर रहा है। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं जी। जरा अमेरिका की बात चल रही है तो अमेरिका की सियासत और इजराइल के हवाले से और ईरान के हवाले से क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको बताते चले। यूएस हाउस के जो स्पीकर है माइक जॉनसन, उनका बड़ा बयान सामने आया है और अमेरिका के स्पीकर माइक जॉनसन का मानना है कि हम अमेरिका ईरान के साथ तवील जंग नहीं चाहता है, बल्कि ये एक महदूद जंग होगी। जॉनसन का मानना है कि हमारा इंटेंशन कभी भी जंग में जाने का नहीं है, ताहम ट्रंप इंतजामिया कह रही है कि एक लिमिटेड ऑपरेशन है। अब ट्रंप साहब अभी क्या कह रहे थे, जो सुबह उठे थे नींद से तो अपने ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया कि अनकंडीशनल क्या करना है जी, सरेंडर करना है। यूएस हाउस के स्पीकर साहब कह रहे हैं हम तो जंग कर ही नहीं रहे हैं जी, हम क्या कर रहे हैं जी, अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका एक लिमिटेड ऑपरेशन चला रहा है, एक महदूद ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और यूएस हाउस ने रिजेक्ट किया कोई भी करारदाद जिसमें इस ऑपरेशन को रोका जाए। वो कह रहे हैं जंग नहीं है, ऑपरेशन चल रहा है और इस ऑपरेशन को रोकने के लिए कोई भी करारदाद को हम काबिल कबूल होने नहीं देंगे। मिडिल ईस्ट के अंदर जो तनाव बन रहा है, उस बीच ट्रंप इंतजामिया के सबसे बड़े अफसर और अहम रुकन का बयान पहले भी आया है और यह दूसरा बयान है
हाउस के स्पीकर का माइक जॉनसन का, जिनका मानना है कि जो कुछ हो रहा है ये कैलकुलेटेड मूव है। Just had an important series of votes on the House floor. As you know, the War Powers Resolution failed. That is the right result. We are not at war. We have no intention of being at war. The President and the Department of Defense have made this very clear. The Department of War has made it very clear. This is a limited operation. It's an operation that's limited in its scope and duration. It has a very clear mission, and that mission is nearly accomplished by all estimates. We are taking down Iran's ballistic missile capability, its stockpile, and its ability to produce more. They were doing that at a scale and a speed that was more than our regional allies could keep up with, and it was a serious and imminent threat to the United States. स्पीकर माइक जॉनसन का बयान, जिनका मानना है कि ये जंग नहीं बल्कि एक ऑपरेशन है जिससे कुछ दिनों तक जारी रहने के बाद इसे ख़त्म किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा लेबनान और इजराइल की भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी तनाव और कशीदगी लगातार जारी है। इजरायली फ़ौज और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें लगातार सरहद पर जारी हैं। जो लेबनान और इजराइल का सरहद है वहाँ पर लगातार दोनों के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि बेका वैली के अंदर, जो कि लेबनान के अंदर है, हिजबुल्लाह जो वहाँ पर अस्करी तंजीम है उनकी जानिब से और इजरायली कमांडोज के दरमियान ये जंग लगातार जारी है, झड़पें जारी हैं और साथ ही साथ कुछ फ़िज़ाई हमले भी हुई हैं। सरहद के नज़दीक जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं ईरान की जानिब से उसका दावा किया गया, लेकिन वहाँ पर जब फ़ौज उतारने का फैसला किया गया है और कोशिश भी की गई है हेलीकॉप्टर के ज़रिए, तो दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह की जानिब से उन्हें निशाना बनाया और वहाँ उतरने नहीं दिया गया है, इस तरह का बयान सामने आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो बड़ी खबर है कि हिजबुल्लाह और इजरायली कमांडोज के दरमियान बेका वैली के अंदर काफ़ी देर तक झड़पों का सिलसिला जारी रहा और उसके साथ साथ ही सीरिया लेबनान बॉर्डर पर जब इजरायली फोर्सेस ने लैंड करने की कोशिश की है तो वहां उन्हें उतरने नहीं दिया गया है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसके बाद ही वहां पर गमस्तान की लड़ाई हुई है, झड़पें हुई हैं, गोले दागे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान की इतलात मौसूल हो रही हैं। जबकि जो नबी चिट ईस्टर्न लेबनान का एक इलाका है वहाँ पर भी ये हिजबुल्लाह और इजरायली अफवाज के दरमियान झड़पों का सिलसिला लगातार जारी है और अभी तक जो कन्फर्मेशन है कि किसी मरने या ज़ख्मी होने की कोई इतलात मौसूल नहीं हो रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो आज़ाद ज़राया है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वहाँ पर नुकसान हुआ है, जिसके बाद ही वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतारने की कोशिश की गई ताकि उन ज़ख्मियों या जो जांबाज इजरायली फौजी हुए हैं उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर 9:33 का वक्त हुआ, चाहता है एक छोटा सा ब्रेक होगा। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि सूरत हाल क्या कुछ है उम्रा पर गए हुए लोगों के हवाले से। जम्मू कश्मीर में पाबंदियां खत्म हुई, अब जरा जम्मू कश्मीर का भी रुख करेंगे, सूरत हाल पर बात करेंगे, आपको बताएंगे क्या कुछ चल रहा है। लेकिन छोटा सा वक्फा, वक्फे के उस पार फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके में नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में हम दाखिल हो चुके हैं। बढ़ते आगे, बात ज़रा बड़ी और अहम खबर जो इस वक्त आ रही है ईरान से, जहां पर ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया है। ईरान के बंदर अब्बास इलाके के अंदर एक ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया है जिसकी शिद्दत तकरीबन 4.1 बताई जा रही है, लेकिन अभी तक जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। लेकिन बड़ी और अहम खबर ईरान के अंदर, जहां पर बंदर अब्बास इलाके के अंदर ज़लज़ले का झटका महसूस किया गया। फिजिकल सर्वे USGS के रिपोर्ट के मुताबिक ज़लज़ला जो है वो रिकॉर्ड किया गया तकरीबन ज़ेर ज़मीन, ये कोई 70 किलोमीटर है और बंदर अब्बास का इलाका है जहां पर इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो देखने को मिला है। 4.3 रेक्टर पैमाने पर इसको मापा गया है
और अब आप याद रखिएगा कि फारस प्रोविंस से ये चंद किलोमीटर की दूरी पर है जहां पर ये जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं, और ये शिद्दत 6.21 माइल्स तक भी देखने को मिली है। ये जनाब अमेरिकी के जो जॉलजिकल सिस्टम USGS है उनकी तरफ से कहा गया। तो ये पहला मौका नहीं है जब जल्जला का झटका हुआ है। पिछले 10 दिन के दौरान इस तरीके के झटके हो रहे हैं, और माहिरीन का मानना है कि ईरान शायद तेजी के साथ जौहरी हथियारों पर काम कर रहा है, और उसी वजह से ज़ेरे ज़मीन इन धमाकों की वजह से ये ज़लज़ले आ रहे हैं। बहरहाल ईरान का मौक़िफ़ क्या कुछ है क्या नहीं है, फिलहाल बड़ी खबर ये है कि ईरान के अंदर 4.1 रेक्टर पैमाने पर मापा ज़लज़ला आया है, और बंदर अब्बास इलाका है ये जहां पर ज़लज़ले का शदीद झटका महसूस किया गया है। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर। अब आते हैं जी आगे, ज़रा बात जम्मू कश्मीर की करते हैं और उन लोगों की करते हैं जो मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, रियासत के अंदर मौजूद नहीं है और सऊदी अरब के अंदर है, और सऊदी अरब में उम्रा की अदायगी के लिए गए हैं। रमज़ान का महीना चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आखिरी 10 दिन में या आखिरी 20 दिनों में अपना वक्त मदीनतुल मुनव्वरा या मक्कतुल मुकर्रमा में गुजारने को तरजीह देते हैं। लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 150 के करीब कश्मीरी उम्रा ज़ायरीन फिल वक्त सऊदी अरब के अंदर फंसे हुए हैं, जिन्होंने अपने जिनका उम्रा मुकम्मल हो गया है, वापस आना था लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर 2500 ज़ायरीन कश्मीर सूबे से इस वक्त सऊदी के अंदर मौजूद है। फ़्लाइट्स कैंसिल है। अब ये कैंसिल क्यों है वो सब आपको वजह पता है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो पुरतनाव सूरत हाल बनी हुई है, एयर स्पेस मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बंद है, जिसकी वजह से जो लोग हाय उम्रा के लिए मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा गए थे उनकी वापसी में दिक्कतें आ रही हैं। मक्का, मदीना और जिद्दा के अंदर इन तमाम लोगों को अभी रखा गया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इन तमाम मामलात पर नज़र रखे हुए हैं। वज़ारत ख़ारजा के साथ मुसलसल रब्ता किया जा रहा है, हेल्पलाइन जारी कर दी गई है, और जिन लोगों के अहल खाना उम्रे पर है उन्हें कहा गया कि सब्र तहम्मुल से काम लें, तमाम तर सूरत हाल काबू में है और बिला वजह अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये एक अहम बड़ी खात। तकरीबन 2500 के करीब यानी 2500 के करीब कश्मीर के वो लोग जो उम्रे पर गए थे इस वक्त मक्का के अंदर मौजूद है, मदीना के अंदर मौजूद है, जिद्दा के अंदर मौजूद है, और वापस घर वापसी के हवाले से इक़दामात जो है वो किए जा रहे हैं। इसके बाद जब बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो ज़रा आपको ये भी बताते चले कि 4 दिन के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर में आयद पाबंदियों को रात देर गए ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया है, और आज सुबह से मामूलाती ज़िंदगी वादी कश्मीर में वापस पटरी पर लौटती हुई नज़र आ रही है। श्रीनगर शहर का लाल चौक का इलाका जहां पर खारदार तार से रास्ते को रोका गया था, मुख्तलिफ मकामात पर बैरिकेडिंग और सिक्योरिटी के दस्ते तैनात कर दिए गए थे। कल शाम यानी जुम्मतुल मुबारक की नमाज खत्म होने के बाद जहां पुरअमन तौर पर हर जगह से हुआ इख्तिताम, वहीं पर शाम होते होते ही लाल चौक के गिर्द नवा में भी आयद पाबंदियों को हटा दिया गया, और इस तरीके से मामूलाती जिंदगी रात देर गए से ही वापस पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। हाई स्पीड इंटरनेट और प्रीपेड मोबाइल को भी रेस्टोर कल रात देर गई कर दिया गया है। इंतजामिया ने जुम्मतुल मुबारक की नमाज के बाद आला सतही इजलास बुलाया था, जिसमें तमाम सूरत हाल का जायजा लिया गया, हालात बेहतर पाए गए, और उसके बाद DGP ननिल प्रभात, IGP कश्मीर VK बिरदी साहब ने डाउनटाउन श्रीनगर का भी मुआयना किया, दौरा किया, और फैसला ये हुआ कि आयद पाबंदियों को हटा दिया जाए, ताहम सिक्योरिटी दस्ते हाई अलर्ट पर रहेंगे। सिक्योरिटी दस्तों को सेंसिटिव एरियाज के अंदर हाई अलर्ट पर रख दिया गया है, और फिल वक्त सूबा कश्मीर के किसी भी इलाके से किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला कल से नहीं आई है। ताहम बड़ी बात यह कि पाबंदियों को ख़त्म करने का ऐलान जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से रात देर गए कर दिया गया है। वादी कश्मीर में रिस्ट्रिक्शंस के मामलात को लेकर बात करें तो जी हाँ, तकरीबन पिछले 5 दिन से शहर श्रीनगर लाल चौक में जी हाँ मुकम्मल तौर पर बंदिशें रही।
इसके साथ साथ शहर के हसास इलाकों में भी बंदिशें थी, मगर कहीं कहीं जगह पर हल्का फुल्का ट्रैफिक जरूर दिखाई दे रहा था। मगर जहां तक मैं इस वक्त बात करना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं कि ये मेन MA रोड का जो कनेक्टेड रोड है सीधा घंटाघर की ओर कनेक्ट होता है, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो देखने को मिल रही है। प्रशासन की जानिब यानी जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया और मुकम्मल जायजा लेने के जैसे कि अथॉरिटीज की जानिब से कल ही ऐलान कर दिया गया कि वादी कश्मीर में आज बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं रखे जाएंगे। वैसे ही अगर हम आज की बात करें तो श्रीनगर बिल्कुल जो है वो खुल चुका है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिल रही है। इस वक्त हम हिस्टोरिक घंटाघर लाल चौक श्रीनगर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस थी और वहीं पर अब ये जो है खुल चुका है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं देखने को मिल रही है, ट्रैफिक मूवमेंट भी होने दिया जा रहा है। वहीं पर अब दुकानें खुलना भी शुरू हो चुकी है। सुबह सवेरे का इस वक्त टाइम है, लेकिन अभी भी जो है कुछ कुछ दुकानें खुल रही है, यानी कि आज जो है रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। अथॉरिटीज की जानिब से कल ही ऐलान कर दिया गया कि वादी कश्मीर में जो है बिल्कुल भी अब रिस्ट्रिक्शंस आज से नहीं रखी जाएगी। बिल्कुल 5 दिन जो है वो रिस्ट्रिक्शंस रखे गए और अमन और शांति जो है वो बरकरार रही। ऐसे में अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि अब जो है बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सब चलेगा और साथ ही साथ दुकानें भी खुल जाएगी। और उसके साथ साथ जो ये हिस्टोरिक घंटाघर बंद था वो आज खुल चुका है। यहाँ पर किसी को आने भी नहीं दिया जा रहा था, लेकिन आज जो है ये खुल चुका है। कल ही अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट सर्विसेज भी रिस्टोर हो गई, 2G ही इंटरनेट चल रहा था वो भी रिस्टोर हो गए। और वहीं पर अगर हम प्रीपेड की बात करें तो प्रीपेड मोबाइल सर्विसेज को भी जो है वो रिस्टोर कर दिया गया है। यानी कि अब अगर बात करें ओवरऑल हालात जो है वो ठीक होने लगी, जबकि अमन और जैसे कि श्रीनगर में आज रिस्ट्रिक्शंस को अपलिफ्ट कर दिया गया है, वैसे ही अगर डाउनटाउन श्रीनगर की बात करें जो कि बिल्कुल 5 दिन से बंद था, रिस्ट्रिक्शंस थी, आने जाने नहीं दिया जा रहा था, आज वहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। इस वक्त हम जामिया मस्जिद श्रीनगर के बिल्कुल बाहर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर तार बिछाई गई थी, बैरिकेड्स रखे गए थे। अब जो है रिस्ट्रिक्शंस को बिल्कुल हटा दिया गया है। वहीं पर जामिया मस्जिद के भी गेट जो है वो खुल चुके हैं और पहले भी खुले ही थे, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस फिर भी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करके रखा गया था हर एक जगह पर। अगर हम श्रीनगर की हर एक जगह की बात करें तो खासकर डाउनटाउन में भी बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रही थी। वहीं पर अगर हम कल की बात करते हैं, कल भी डाउनटाउन में खासकर जो है बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखी गई थी, जबकि कल फ्राइडे थी और ऐसे में रिस्ट्रिक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा रखी गई थी। लेकिन आज की अगर बात करते हैं, आज रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो अपलिफ्ट कर दिया गया है तमाम तरह। अगर हम बात करते हैं इंटरनेट सर्विसेज को भी कल ही रिस्टोर कर दिया गया और वहीं पर अगर हम प्रीपेड मोबाइल नेटवर्क्स की बात करें तो उन्हें भी जो है रिस्टोर कर दिया गया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल सी वापस देखने को मिल रही है वादी कश्मीर के अंदर। साथ ही साथ श्रीनगर की भी बात करें जो कि बिल्कुल उन रेस्ट्रिक्शंस को कल शाम इंतजामिया की जानिब से अपलिफ्ट किया गया है और जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उसे भी बहाल कर दिया गया है, प्रीपेड सर्विस को भी बहाल कर दिया गया है और आज से मामूलाती ज़िंदगी दोबारा पटरी पर लौट आई है। इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, हम अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। श्रीनगर से इमरान नाइक को हमारे साथ है, बडगाम से मोहम्मद अशरफ और उसके साथ साथ ही जनूबी कश्मीर से फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इमरान नाइको के पास चलते हैं। इमरान, ज़रा अपडेट कीजिएगा, श्रीनगर के अंदर क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल है? तकरीबन 5 दिनों के बाद जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी 5 दिनों तक, उससे ख़त्म कर दिया गया है। अभी क्या कुछ सूरत हाल है, क्या कुछ सिचुएशन है? 5 रोज से वादी कश्मीर बिलखुसूस श्रीनगर शहर में मामूलात जिंदगी मुतासिर रही, मफलूज होकर रह गई। कारोबारी इदारे बंद थे और तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद थे और खासकर जो ट्रैफिक की आवाजाही वो बिल्कुल सड़कों पर ऑफ थी। और जिस तरीके से कल शाम को इंतजामिया की तरफ से फैसला लिया गया कि अब आज से जो है पाबंदियों को हटा दिया जाएगा और ट्रैफिक बहाल होगा, इंटरनेट खिदमत बहाल होगी, मोबाइल कॉलिंग बहाल होगी,
और नॉर्मल जिंदगी जो है वो दोबारा से रेस्टोर होगी। और उसका जो असर है वो आज सुबह से ही हमें श्रीनगर शहर में देखने को मिला। और जितने भी शहर के हसास मकामात है जहां पर गुज़िश्ता 5 दिनों से सख्त पाबंदियां हुक्काम की तरफ से एहतियाती तौर पर आयद कर दी गई थी, और एक तो वो पाबंदियां हटाई गई है, और दूसरा ये कि जो हम मामूल के मुताबिक देखते हैं कि जो वेंडर्स है वो सुबह निकलते हैं कोई सब्जी बेचने के लिए, कोई फल फ्रूट बेचने के लिए, या कोई और चीजें जो है खरीदो फरोख्त के लिए बाहर सड़कों पर या रोड्स पर वेंडिंग जोन्स लगाते हैं। तो वो हमें इस वक्त शहर में देखने को मिला है। हालांकि आज माह रमजान मुबारक का महीना रवां दवा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा लेट ही होता है। लेकिन जिस तरह से 5 रोज से जो जिंदगी मफलूज होकर रह गई थी, आज 5वें दिन के बाद जब रेस्टोरेशन का ऐलान हुआ तो शहर में एक नई रौनक जो है लौट आई है, बाहर लौट आई है। कल तो कुल मिला जब के हम मीटिंग हुई थी डायरेक्टर जनरल पुलिस की, आईजीपी कश्मीर ने डाउनटाउन का भी दौरा किया था और ये साफ कर दिया था कि हसास रेड एरियाज जो हैं वहां पर डिप्लॉयमेंट का थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा। तो क्या हम ये माने कि वो डिप्लॉयमेंट कहीं पर है या रूटीन में जिस तरीके से रहती है डिप्लॉयमेंट वही है? देखिए, ये जो शिया डोमिनेटेड इलाके जैसे कि जड़ीबल है, रैनाबारी है, डलगेट है, वहाँ कुछ जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश्ड जो चेकिंग पॉइंट्स है वो तो ऑलरेडी वहाँ पे होते हैं, तहम उसमें थोड़ी सी डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया गया है। पुलिस और सीआरपीएफ को वहाँ पे एहतियाती तौर पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन पब्लिक मूवमेंट पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। इसी तरीके से डाउनटाउन की बात करें, जामिया मस्जिद के सामने हम देख रहे थे कि पिछले कई रोज से सख्त सिक्योरिटी तैनाती अमल में लाई गई थी। लेकिन अगरचे एक गाड़ी मामूल के मुताबिक वहाँ पे होती है, लेकिन एहतियाती तौर पर इमरान, हुकाम एक की चीज तरफ से जानना चाहूंगा तालीमी इदारों के हवाले से, क्या आज शाम फैसला लिया जाएगा? क्योंकि आज 7 तारीख है, 7 तारीख तक वादी के अंदर तालीमी इदारे बंद रहेंगे, इस हवाले से ऐलान किया गया था। क्या आज शाम इस पर भी फैसला मुतवक्का है? जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अमन व अमान बरकरार रहा है पिछले 5 रोज के दौरान और लोगों ने भी ताउन पेश किया है और सिक्योरिटी एजेंसीज और इलेक्टेड गवर्नमेंट का भी एक अहम रोल रहा है। और बिल्कुल जितने भी मजहबी तंजीमें हैं, चाहे वो सुन्नी तंजीमें हों, शिया तंजीमें हों, अंजुमने हों या फिर स्टेक होल्डर्स हैं, और सब ने जो एक उमरुल्लाह की क़यादत में SKICC के अंदर एक आला सतही सिविल सोसाइटी और उलमा खुतबा के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग के बाद ही एक साफ असर हमें ज़मीनी सतह पर भी देखने को मिला, और शायद वो उसी का नतीजा था कि कल शाम को गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि कश्मीर वैली में नॉर्मल लाइफ जो है वो रिस्टोर होगी। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास कोई ज्यादा टाइम इसमें नहीं रखना चाहिए कि तालीमी इदारे जो 7 तारीख तक बंद करने के अहकाम पहले ही सादर किए गए थे, तो शायद मंडे से वो ओपन हो जाए। और मुमकिन है कि ठीक है जी, आप बने रहेंगे हमारे साथ। जरा बडगाम चलते हैं, वहां पर भी बंदिशें हमने पिछले 2-3 दिन में देखी। कल भी हमने एक बहुत बड़ा जुलूस हमने देखा नमाज जुमा के बाद। अशरफ जरा अपडेट करें, आप बडगाम में मौजूद है, क्या कुछ सूरत हाल है? ऑफिशियली रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी गई हैं, इंटरनेट को बहाल कर दिया गया है, मोबाइल कॉलिंग रेस्टोर हो गई है, 2G वाली जो कुछ कॉल्स बंद थी। तो अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या कुछ है और क्या पटरी पर वापस सब कुछ लौट आया है या अभी भी जो मातम का ऐलान किया गया है उसका असर बडगाम के अंदर दिख रहा है? देखिए, ज़ाहिर सी बात है, अगर हम बडगाम की बात करते हैं तो बडगाम टाउन की मैं जब बात करूँ, इसके सराउंडिंग में तो ज़्यादा जो है शिया वाली आबादी है, तो ज़ाहिर सी बात है जो गम है वो उनके सीने में ही है, उनके दिल में ही है। मगर जहाँ तक हम बात करें, लगातार जो रिस्ट्रिक्शंस थी, लोग जो है नमाज के बाद या सुबह से ही जो है जलसे जुलूस निकालते थे, मगर वो कहीं ना कहीं कल शाम देर गए जो है थमता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद ही जो जिस तरह से इंतजामिया ने फैसला लिया कि कल से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, तो आज अगर हम देखें, सुबह ही हमने देखा बडगाम के मेन टाउन में मौजूद जहाँ पर दुकानें भी इस वक्त खुल चुकी है और जो ट्रांसपोर्ट है वो भी इस वक्त चलते हुए नजर आ। जहाँ तक अपनी बात की, जो मातम का माहौल है, मैं जहाँ तक मेरी नज़र है ये लगातार जारी रहेगा। इमाम बाड़ू के अंदर जो है वहाँ पर कुरान खानी होगी, मजलिसें होगी, तो ये लगातार जारी रहेगा, क्योंकि अब जो है आने वाला जुमा भी है जो कि यौम कुदस के तौर पर मनाया जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर हम देखें इस महीने की अगर हम बात करें तो माह रमज़ान के महीने में अक्सर हम देखते थे लोग घरों से देर को ही घरों से बाहर आते थे, रोज़ा रखते थे। मगर जब से हमने देखा सैयद अली खमनाई की शहादत के बाद, हमने बडगाम टाउन में काफ़ी ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि तनाव भी देखने को मिला था, मगर बिला आखिर जो है वो तनाव खत्म होते हुए नजर आया। कल जिस तरह से आगा सईद हसन अलमोसी ने अलविदाई एक जुलूस रखा था, जो कि बैनर पे भी लिखा था अलविदाई खमनाई, तो कहीं ना कहीं उसके बाद उन्होंने कहा था कि कल से कोई बंदिश या अगर हम मजहबी रहनुमा की तरफ से कोई मार्केट भी जो दुकान खोल सकता है वो खोल सकता है या गाड़ियाँ चल सकती, तो वही माहौल आज बडगाम के अंदर ठीक है जी, आप बने रहिए हमारे साथ। साउथ कश्मीर चलते हैं, फिदा हुसैन भी हमारे साथ है। फिदा,
साउथ कश्मीर में जब मैं देखूं तो पुलवामा गोंगू से शुरू करें, अनंतनाग चलें, फिर आगे वाले अशमुकाम वाले एरिया में वहाँ पर भी शिया आबादी के कुछ एरियाज, और हमने साउथ कश्मीर में भी देखा था कि मजहबी पेशवाओं की क़ियादत में कई मकामात पर जुलूस बरामद किए गए थे और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर थी। तो क्या साउथ कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या वहाँ पर भी ऑल इज़ वेल, रूटीन के मुताबिक सारा रिस्टोर हो गया है? बिल्कुल, देखा जाए तो इशफाक की, अगर हम पूरे कश्मीर की या खास तौर पे जनूबी कश्मीर की बात करेंगे तो ऑल इज वेल पहले से ही वहाँ पे नजर आया। हालांकि वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो पहले ही रखी गई थी अमन कानून को बहाल रखने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी वो इन दिनों अगर लोगों को उठानी पड़ी वो इंटरनेट से था, क्योंकि इंटरनेट 2G पे चला गया था। लेकिन कल राहत की बात तब ली गई जब नमाज जुमा अदा किया गया, तो उसके बाद लोगों ने एक खुद ये सोचा कि अब थोड़ी देर के बाद जो मोबाइल इंटरनेट है, जो 5G की आदत अब यहाँ पे पड़ी है और 5G तो यहाँ पे चल रहा है और वो 5G जो है वो फिर से रेस्टोर हुआ है। लेकिन आज सुबह से, क्योंकि इन अयाम में रमजान का महीना चल रहा है और खास तौर पे जब आखिरी अयाम चलता है तो उसमें लोग जो है वो कारोबारी वो कपड़े या बाकी चीजें खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो उन लोगों ने भी एक राहत ली है, क्योंकि लोग जब एक दूसरे इलाके में जाएंगे तो वहां पे खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और इमरान आपका भी और अशरफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनगर से ताज़ा तरीन सूरत हाल रखने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि सरहदों पर हाई अलर्ट है, और सरहदों पर हाई अलर्ट इसलिए रखा गया है, आपको याद होगा दरअंदाजी की भी एक नाकाम कोशिश की गई, उसके बाद लगातार इनपुट्स ये थे कि सरहद के पास लॉन्चिंग पैड्स पर दरअंदाज तैयार है इस पार आने के लिए, और उसके बाद ही अब इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज को हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर के अंदर कर दिया गया है। इंटेलिजेंस इनपुट आया है कि दरअंदाजी हो सकती है और मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो कश्मीर सूबा है, जम्मू सूबा है, इन तमाम सेक्टर्स के अंदर सरहदी पट्टी वाले इलाकों के अंदर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई, और कई लॉन्चिंग पैड्स पर जहां पर इतलात और खबर है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार लॉन्चिंग पैड्स पर मिलिटेंट मौजूद है, वो इस पार आने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि ये जो लॉन्चिंग पैड्स पर मूवमेंट दिख रही है सरहद पार से, उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक सरहद के 10 से 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर तकरीबन ये मूवमेंट देखी जा रही है, और ये मूवमेंट मुख्तलिफ अफराद की है और फिगर्स भी काफ़ी डिफरेंट आ रहे हैं। ताहम इतलात और ख़बरों के मुताबिक आर्मी, BSF ने मुश्तरका तौर पर जो सर्विलेंस है वो बढ़ा दी है सांबा, रजौरी, कुपवाड़ा के अंदर, और लश्कर और जैश जिस तरीके से इस कोशिश में कि अब की बार दरअंदाजी को बड़े पैमाने पर कराई जाए, उससे किस तरीके से नाकाम बनाया जाए और क्या कुछ मजीद करने की ज़रूरत है, उस ज़माने में पहले ही मीटिंग्स की गई है, कोर कमांडर लेवल पर मीटिंग्स हुई है और फौजी सरबराहान की लेवल पर मीटिंग, और यही वजह है कि आपको इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर नज़र आ रहे हैं। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा अब इंटरनेट की कर रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता 5 दिनों के दौरान जिस तरह से वादी कश्मीर के अंदर इंटरनेट पर जो पाबंदियाँ रही हैं, उसकी वजह से जो नीट UG जो एस्पिरेंट से उम्मीदवार हैं उन्हें कहीं ना कहीं मुश्किलात पेश आ रही थी, और उसकी वजह से अब इंटरनेट खदमात को बहाल कर दिया गया है। लेकिन अब जो उम्मीदवारों की शिकायत है, उनका मानना है कि जो OTP वेरिफिकेशन है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में उन्हें परेशानियां महसूस हो रही है। साथ ही साथ अब वज़ीर तालीम सकीना यतू की जानिब से उन्होंने मरकज़ी सरकार और मरकज़ी वज़ीर तालीम से अपील की है कि जो नीट एप्लीकेशन डेडलाइन है उसे एक्सटेंड किया जाए, उसे तौसी दी जाए, ताकि जो उम्मीदवार हैं जिनके ये 5 दिनों के दौरान फॉर्म अपलोड करने या फिल करने में मुश्किलें पेश आई हैं, वो अब मज़ीद अब आने वाले दिनों के दौरान इसे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अब देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में क्या इसमें तौसी दी जा सकती है कि नहीं। फ़िलहाल वज़ीर तालीम की जानिब से मरकज़ी वज़ीर तालीम को इस हवाले से ये रिक्वेस्ट की गई है कि इसमें डेडलाइन में तौसी की जाए, लेकिन उम्मीदवारों की भी मांग थी कि उसमें तौसी दी जाए, क्योंकि 5 दिन जो ज़ाया हुए हैं जिस तरह से वादी के अंदर इंटरनेट पर पाबंदियाँ आयद रही थी, उसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतें पेश आई थी। चलिए जनाब, इसके साथ ही प्रोग्राम सलाम जेके का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है।
आपसे मुलाकात कल करेंगे और आपसे वादा कि कल कोशिश करेंगे कि कुछ फ़ोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम लिए और ये जंग की सूरत हाल के बीच आपकी गुफ्तगू जो रह जाती है पिछले कई दिनों से उसको कोशिश करेंगे एक टाइम फ्रेम में उसको लेने की आखिरी 10 से 12 मिनट आपके साथ हम कल ज़रूर देंगे, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहेंगे। अपनी नेक दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हामी और नासिर।